नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने वाले हैं वर्धन वंश का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश कहा जाता है। इससे पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं, हम क्या क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में। हम देखेंगे पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश और उसका उदय, प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन का शासन, फिर हर्षवर्धन का राज्यारोहण, साम्राज्य विस्तार एवं प्रमुख युद्ध, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का संघर्ष, फिर देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था और कर प्रणाली, फिर देखेंगे इनकी धार्मिक नीतियाँ, कन्नौज और प्रयाग की जो सभा होती थी उसके बारे में, हुएनसांग का जो विवरण है भारत के बारे में उसके बारे में देखेंगे, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ देखेंगे, फिर यूपीपीसीएस हेतु जो मुख्य फैक्ट हैं उनको बारे में देखने वाले हैं। अब देखते हैं वर्धन वंश का उदय। वर्धन वंश का उदय कहाँ से होता था? गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश का उदय हुआ। संस्थापक माना जाता है पुष्यभूति को, और उसकी राजधानी थी थानेश्वर जो आधुनिक हरियाणा है। प्रारंभ में गुप्तों के सामंत थे। ऐतिहासिक स्रोत यहाँ कहाँ से मिलते हैं इनके बारे में? तो हर्षचरित जिसको बाणभट्ट ने लिखा था, और सीयू की जो चीनी यात्री हुएनसांग का विवरण है वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। प्रारंभिक शासक और विस्तार देख लेते हैं। सबसे पहला शासक हुआ था नरवर्धन। वंश के पहले ज्ञात शासक है नरवर्धन। उसके बाद राज्यवर्धन प्रथम, शासकों के रूप में प्रथम उल्लेख मिलता है राज्यवर्धन का। आदित्यवर्धन, विवाह संबंधों द्वारा इन्होंने राज्य की शक्ति को बढ़ाया था। उसके बाद प्रभाकर वर्धन, प्रथम शक्तिशाली एवं स्वतंत्र राजा हुए थे प्रभाकर वर्धन। इन्होंने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। आगे देखते हैं प्रभाकर वर्धन के बारे में, जिन्होंने साम्राज्य की नींव डाली थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने हूणों को पराजित किया था। उपाधियां क्या थी? तो हूण हरिण केसरी, हूणों के लिए केसरी शेर के समान, हूण हरिण केसरी इनकी उपाधि थी, जो हूणों के लिए शेर के समान थे। और पुत्र इनके थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और पुत्री का नाम था राज्यश्री, जिसका विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से हुआ था। ग्रहवर्मन या ग्रहवर्मा से हुआ था। शक्तिशाली नेतृत्व की बात कर लेते हैं। उसने उत्तर पश्चिम में हूणों और सिंधु के क्षेत्र के शासकों को नियंत्रित कर साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। किसने? प्रभाकर वर्धन ने। आगे देखते हैं संकट काल। राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है तब संकट काल आ जाता है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राज्यवर्धन सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसे भारी संकटों का सामना करना पड़ा। जो राज्यवर्धन सिंहासन पर बैठा उसे भारी संकटों का सामना करना पड़ा। मालवा के राजा देवगुप्त ने कन्नौज के राजा राजश्री के पति की हत्या कर दी। कन्नौज के राजा जो की हत्या कर दी, जो राजश्री के पति थे। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को हराया, लेकिन बंगाल के राजा शशांक ने विश्वासघात कर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब राज्यवर्धन की भी हत्या हो जाती है, और जो उनकी पुत्री थी राजश्री, उसके पति की हत्या हो जाती है। अब देखते हैं हर्ष का राज्यारोहण। हर्षवर्धन का राज्यारोहण 606 ईस्वी में हुआ था। 16 वर्ष की आयु में उसने थानेश्वर की गद्दी संभाली। राज्याभिषेक होता है 606 ईस्वी में। उसने अपने भाई का बदला लेना और बहन की रक्षा के लिए शपथ ली। राज्यारोहण के समय राजश्री की रक्षा और कन्नौज का मिलन। हर्ष ने बौद्ध भिक्षु दिवाकर मिश्र की सहायता से राजश्री को बिंद के जंगलों में सती होने से बचाया। राजकुमारी राजश्री कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण कन्नौज के मंत्रियों ने हर्ष को वहाँ का शासन संभालने का आग्रह किया। थानेश्वर प्लस कन्नौज दोनों एक में मिल जाते हैं। दोनों राज्यों के मिलने से हर्ष उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। अब देखते हैं राजधानी परिवर्तन। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज स्थानांतरित कर ली, जिसको कान्यकुब्ज कहा गया। कन्नौज का सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व बढ़ गया। इसे महोदय श्री एवं महोदय नगर कहा जाने लगा। कन्नौज को महोदय श्री या महोदय नगर कहा जाने लगा। कन्नौज पर नियंत्रण ही उत्तर भारत की प्रभुसत्ता का प्रतीक बन गया। उसके बाद देखते हैं साम्राज्य विस्तार। हर्ष ने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, यानी पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। शशांक पर विजय की बात कर लेते हैं। तो अंततः बंगाल को उसने अपने अधिकार में ले लिया। बंगाल में जो शशांक राजा था उसको पराजित कर दिया। वल्लभी विजय। गुजरात के राजा ध्रुवसेन को पराजित कर बाद में अपनी पुत्री से उसका विवाह कर दिया। सिंध, पंजाब और उड़ीसा पर भी इसने विजय प्राप्त की। किसने? हर्षवर्धन ने। अब देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय से इसका संघर्ष होता है। हर्ष का दक्षिण विस्तार की योजना को चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने विफल कर दिया। हर्ष जो दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो वहाँ से चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उसको विफल कर दिया। युद्ध स्थल नर्मदा नदी का तट। इनका युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर। लगभग 618 से 619 ईस्वी का समय था। स्रोत कहाँ से जानकारी प्राप्त होती? तो ऐहोल अभिलेख से जानकारी प्राप्ति होती, जो रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। परिणाम क्या हुआ? हर्ष की हार हुई और नर्मदा को साम्राज्य की दक्षिण सीमा मान लिया गया। इसमें हर्ष की हार हो गई और नर्मदा के उस पार का जो साम्राज्य था वो पुलकेशिन द्वितीय का हो गया। प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन कैसा था वर्धन वंश का?
तो राजा सर्वोच्च अधिकारी था। महत्वपूर्ण मंत्रियों में अवंत यानी कि शांति का मंत्री, सिंहनाथ यानी कि प्रधान सेनापति प्रमुख थे। अवंत जिसको शांति का मंत्री कहते थे और सिंहनाथ जिसको प्रधान सेनापति, ये प्रमुख थे। प्रांतीय विभाजन की बात करें तो साम्राज्य भुक्त यानी कि प्रांतों में विभाजित था। इसका प्रशासक ऊपरी कहलाता था। स्थानीय प्रशासन कैसा था? तो भुक्त के नीचे विषय यानी कि जिला था और सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। राजस्व कर प्रणाली कैसी थी? तो भू राजस्व का 1/6 भाग लिया जाता था, इसे भाग कहते थे। 1/6 भाग लिया जाता था कर के रूप में, इसे भाग कहते थे। हिरण्य नगद लिया जाने वाला कर था और बलि धार्मिक कर था जो स्वेच्छा से दिया जाता था। बहुत उदार थे, कर बहुत उदार थे, मतलब किसी पे जबरदस्ती नहीं थोपे गए थे। जनता पर अधिक बोझ नहीं था, करों का जनता पे अधिक बोझ नहीं था। हिरण्य कहते थे नगद लिया जाने वाला कर और बलि कहते थे धार्मिक अनुष्ठानों में भेंट किया जाने वाला, स्वेच्छा से दिया जाने वाला दान। हर्ष ने अपनी आय को 4 भागों में बांटा था। सरकारी खर्च, विद्वानों का वेतन, पुरस्कार, दान और धर्म के लिए 4 भागों में उसकी आय बटी थी। सरकारी खर्च के लिए अलग, विद्वानों का वेतन अलग, पुरस्कार और धर्म दान के लिए अलग। हर्ष की चतुरंगी सेना, हर्ष की सेना के बारे में देख लेते हैं। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष के पास विशाल सेना थी। ह्वेनसांग ने अपने जो उसकी पुस्तक है सीयू की, उसमें लिखा है हर्ष के पास 60,000 हाथी थे और 10 लाख घुड़सवार थे। 60,000 हाथी, 10 लाख घुड़सवार और 50,000 पैदल सैनिक थे। सेना का मुख्य आधार सामंत व्यवस्था थी। सेना का मुख्य आधार क्या था? सामंत व्यवस्था थी। सामंतवाद का उदय देख लेते हैं। हर्ष के काल में भारत में सामंतवाद का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि अनुदान देने की व्यवस्था हो गई। अधिकारियों को वेतन ना देकर भूमि दी जाने लगी। ये सामंत युद्ध के समय राजा को सेना उपलब्ध कराते थे। जो सामंत थे वो राजा को सेना उपलब्ध कराते थे। राजा की स्थिति प्रत्यक्ष शासक के बजाय राजाओं के राजा की जैसी थी। राजा की स्थिति प्रत्यक्ष शासक के बजाय राजाओं के राजा की जैसी थी। सामंत व्यवस्था पर आधारित थी। धार्मिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां देख लेते हैं। हर्ष की धार्मिक आस्था, प्रारंभ में हर्ष शिव और सूर्य का उपासक था। ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर उसने महायान बौद्ध धर्म को अपनाया। पहले शैव था, शिव और सूर्य का उपासक था। ह्वेनसांग के संपर्क में आकर उसने महायान बौद्ध धर्म को अपनाया। हालांकि वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था, सभी धर्मों को आदर करता था। वह ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को समान रूप से दान देता था। कन्नौज की धर्म सभा 643 ईस्वी में हुई धार्मिक सभा। महायान बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु हर्ष ने कन्नौज में एक भव्य सभा आयोजित की। अध्यक्ष इसका था ह्वेनसांग। चीनी यात्री, उपस्थित 20 देशों के राजा, 3,000 बौद्ध भिक्षु, 3,000 ब्राह्मण और जैन विद्वान थे। 20 देशों के राजा थे, 3,000 बौद्ध भिक्षु, 3,000 ब्राह्मण और जैन विद्वान थे। इसमें बुद्ध की सोने की प्रतिमा स्थापित की गई थी। ह्वेनसांग को महायान देव और मोक्ष देव की उपाधि मिली। प्रयागराज की महामोक्ष परिषद, इसके बारे में देखते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयागराज संगम पर एक महान दान उत्सव आयोजित करता था हर्षवर्धन। इसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग ने 6ठे परिषद में भाग लिया था। हर्ष ने अपना सर्वस्व राजस्वी वस्त्रों को दान कर देता था और अपनी बहन से पुराने कपड़े मांगकर पहनता था। यानी कि जो महामोक्ष परिषद में हर्ष प्रयागराज में अपना सब कुछ दान कर देता था हर 5 वर्ष में। यानी कि अपने वस्त्र तक, कोई रह जाता था उसको अपने वस्त्र भी दे देता था। ह्वेनसांग तीर्थयात्रियों का राजकुमार, ह्वेनसांग के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत आगमन इसका होता है 629 ईस्वी में, चीन से चला था। उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और बुद्ध के पवित्र स्थानों के दर्शन करने, क्योंकि भगवान बुद्ध का संबंध भारत से, तो भारत में भगवान बुद्ध के जो जन्म का स्थान, ज्ञान प्राप्ति का स्थान, ये पवित्र स्थानों के दर्शन करने के लिए आया था बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग। चीनी यात्री था। हर्ष के दरबार में लगभग 8 वर्ष रहा। ग्रंथ इसने सीयूकी लिखा जिसमें भारत का यात्रा विवरण है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन से इसका कहीं न कहीं संबंध रहा है। हर्ष के काल में नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। हर्ष ने नालंदा के रखरखाव हेतु 100 गांवों का राजस्व दान में दिया था। यानी कि 100 गांवों का राजस्व, नालंदा विद्यालय की जो परिषद थी, समिति थी, वो इसकी रक्षा है 100 गांवों का राजस्व वसूलेगी, उसके रखरखाव है तो उसको पैसा लगाया जाएगा। कुलपति इसके थे शीलभद्र, ह्वेनसांग के शिक्षक थे। शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क थी। ह्वेनसांग ने यहाँ रहकर योगशास्त्र और बौद्ध दर्शन को पढ़ा था। साहित्यकार हर्षवर्धन एक साहित्यकार भी था। हर्ष न केवल एक विजेता था बल्कि एक महान कवि और नाटककार था। हर्ष ने 3 महान नाटक लिखे थे, पिदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। पिदर्शिका एक संस्कृत नाटक था, रत्नावली प्रसिद्ध संस्कृत रस नाटक था और नागानंद
बौद्ध धर्म के से प्रभावित एक नाटक था। तीनों नाटक थे। बाणभट्ट इसके राजकवि थे, हर्षवर्धन के बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष के दरबार के एक मुख्य विद्वान थे। उनकी रचनाएं हर्षचरित और कादंबरी इन्होंने लिखा है। हर्षचरित और कादंबरी बाणभट्ट ने। हर्षचरित राजा हर्ष की जीवनी 8 अध्यायों में है। हर्षचरित राजा हर्ष की जीवनी है, इसके 8 अध्याय है। कादंबरी संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है, कादंबरी जो बाणभट्ट ने लिखा था। सामाजिक दशा और रीति रिवाज देख लेते हैं। पुष्यभूति यानी कि वर्धन वंश के समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हुआ करते थे। जाति प्रथा जटिल थी और अस्पृश्यता का उल्लेख मिलता है। जाति प्रथा बहुत ही जटिल थी, छुआछूत का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा प्रचलित थी। हर्ष की माता और बहन का उदाहरण इसमें मिलता है, क्योंकि हर्ष ने बड़ी मुश्किल से अपनी बहन को सती होने से बचाया था। भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग वर्जित था। ह्वेनसांग के अनुसार भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग वर्जित था, यानी कि ब्राह्मण ये लोग पहले शैव संप्रदाय को मानते थे और वैष्णव संप्रदाय का भी उस टाइम पे प्रादुर्भाव था, तो प्याज और लहसुन वर्जित था। लोग सरल, ईमानदार और धर्मभीरु थे। आर्थिक स्थिति और पतन की ओर और व्यापार, इनके बारे में देखते हैं। हर्ष के काल में व्यापार और मुद्रा में कमी आई, जो सामंती अर्थव्यवस्था का लक्षण है। व्यापार और मुद्रा में कमी आई सामंती अर्थव्यवस्था का लक्षण है, क्योंकि सामंतों को बहुत ज़्यादा दान देते थे, धीरे धीरे खजाना पूरा खाली हो गया। कृषि की बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि। सिंचाई के लिए तुला यंत्र यानी घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। इसको हम कह सकते हैं ढेकुली। आज के टाइम में ढेकुली अब तो नहीं है, उससे सिंचाई की जाती थी। ताम्रलिप्ति बंगाल का प्रमुख बंदरगाह, जहाँ से दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार होता था, इसको ताम्रलिप्ति इसका नाम था। न्याय व्यवस्था कैसी थी? लॉ एंड ऑर्डर। दंड विधान अत्यंत कठोर थे। अपराधियों के हाथ पैर काट देना या देश निकाला देना आम था। अपराधियों के हाथ पैर काट दिए जाते थे या उनको देश से निकाल दिया जाता था। अग्नि परीक्षा और जल परीक्षा जैसी प्राचीन पद्धतियां प्रचलित थीं। अग्नि परीक्षा भी ली जाती थी, जल परीक्षा ली जाती थी। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष के कड़े नियम के कारण अपराध बहुत कम थे। इतने कड़े नियम थे तो अपराध बहुत कम होते थे। ह्वेनसांग ने ऐसा अपनी सीयूकी में लिखा है। हालांकि यात्रा करना पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। ह्वेनसांग खुद लुटेरों का शिकार हुआ, यानी कि यात्रा करना सुरक्षित नहीं था। ह्वेनसांग जो चीन से आया था उसको लुटेरों ने लूट लिया था। हर्षवर्धन की मृत्यु, साम्राज्य का पतन। हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। हर्ष का राज्यारोहण होता 606 ईस्वी में और उसकी मृत्यु होती 647 ईस्वी में, यानी कि इसने 41 वर्ष शासन किया हर्षवर्धन ने। मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के अभाव में साम्राज्य बिखर गया। उत्तराधिकारी कोई था नहीं। कन्नौज पर अर्जुन नामक मंत्री ने कब्जा कर लिया। कन्नौज पर अर्जुन नामक मंत्री ने कब्जा कर लिया। उत्तर भारत पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, जिससे कालांतर में राजपूत राजवंशों का उदय हुआ। हर्ष प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट माना जाता है, जिसने एक बड़े भाग पर शासन किया। हर्ष के बाद फिर साम्राज्य तितर बितर हो गया, तो अंतिम महान हिंदू सम्राट हर्षवर्धन माना जाता। अंतिम महान हिंदू साम्राज्य जो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश माना जाता है। आगे देखते हैं यूपीपीसीएस के लिए क्या क्या चीजें हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो हर्ष की उपाधि, इसने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। ये जो किसने दी थी? तो ह्वेनसांग ने। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मधुबन और बांसखेड़ा लेख, हर्ष के शासन और उसकी वंशावली की जानकारी देते मधुबन और बांसखेड़ा लेख। उत्तरपथ स्वामी, हर्ष को इस नाम से भी संबोधित किया गया था, उत्तरपथ स्वामी के नाम से। सकल उत्तरापथनाथ, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हर्ष के लिए प्रयुक्त शब्द है सकल उत्तरापथनाथ। ये कहाँ से मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में मिलता है सकल उत्तरापथनाथ। ये हर्ष के लिए प्रयुक्त शब्द था। उत्तरपथ स्वामी भी हर्ष को संबोधित किया जाता था। मधुबन और बांसखेड़ा लेख से हर्ष के शासनकाल की वंशावली मिलती है और हर्ष की उपाधि थी शिलादित्य, जो कि ह्वेनसांग द्वारा दी गई थी। यहाँ से यूपीपीसीएस में प्रश्न बन सकता है। आगे देख लेते हैं कुछ डेट यानी तिथियां, कुछ कीवर्ड्स। तो राज्याभिषेक हुआ था हर्ष का 606 ईस्वी में। कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया था। ह्वेनसांग चीनी यात्री इसके शासनकाल में भारत आया था। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कर का 1/6 भाग लिया जाता था और प्रयाग दान का केंद्र था। हर 5 वर्ष में यहाँ पे दान सर्वस्व न्यौछावर कर देता था हर्षवर्धन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। धन्यवाद।